हाय ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करते हैं तैयारी अच्छा चल रहा होगा। और हम लोग एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जो रिवीजन कोर्स चला रहे हैं, उस कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग रिवाइज करेंगे बायोमॉलिक्यूल। हम चाहते हैं कि अगर तुम इस चैप्टर का बेस्ट तरीके से रिवीजन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पास एनसीईआरटी का किताब और एक कॉपी बगल में रखे रहना, ताकि जो प्रैक्टिस करना हो मेरे साथ साथ तुम यहीं से प्रैक्टिस करते हुए चल सको। राइट? तो बिना टाइम बर्बाद के हेडिंग डालो बायोमॉलिक्यूल्स। अगर तुमको बायोमॉलिक्यूल को परफेक्ट तरीके से रिवीजन करना है तो पहले जानना होगा कि बायोमॉलिक्यूल में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखो, बायोमॉलिक्यूल में तुम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स में तुम पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, ये पहला टॉपिक है। क्लियर हुआ? दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ोगे? प्रोटीन्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा पढ़ोगे विटामिन्स, चौथा एंजाइम, पांचवा न्यूक्लिक एसिड। कहोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, इसके आगे लगा लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकन, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ये कार्बोहाइड्रेट। अगर ये अच्छे से सीख गए फिर तुमको प्रोटीन बहुत आसान रहेगा, विटामिन आसान रहेगा, फिर थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड में दो चार स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, वहां तुमको टाइम टेकन रहेगा। हालांकि जेई में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और नीट में तो सब जगह से क्वेश्चन आ सकता है, प्रिडिक्ट करना बहुत टफ काम है। मेरा बात समझ गए? तो बायोमॉलिक्यूल हेडिंग डालो टॉपिक, और इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का किताब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या लिखा है। ये देखो, जो भी टॉपिक लिखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है हमको जानना जरूरी हो ना। जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा और अच्छा है कि तुम केवल एनसीईआरटी पहले पढ़ो। इसके बाद टाइम बचता है, तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हम लोग आते हैं, हेडिंग देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आएंगे, देखेंगे सबसे पहला टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। अब चलो शुरू हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कहता है कि कार्बोहाइड्रेट को समझाना है तो दो फॉर्मूला समझना होगा। पहले हम लोग इसके अनुसार चलेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहता है कि दो फॉर्मूला देखना होगा। एक जनरल फॉर्मूला इसका होता है। जनरल फॉर्मूला क्या क्या है? देखो, ये जनरल फॉर्मूला है। कोई भी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट तब होगा जब वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे। अगर इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं करेगा। लेकिन ये देखो, ओल्ड कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट में आया हुआ। देखो यहाँ लिखा भी है कि हाइड्रेटेड कार्बन फॉर्म वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज डाइव। फॉर एग्जांपल, कहता है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे अच्छा एग्जांपल है, फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला, बट ऑल द कंपाउंड्स। अब यहीं से तुमको समझना है क्या लिखना है। ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है ये। यहां से देखो, यहां से लिखा है बट से, ये वाला लाइन, ये वाला बट, यहां से यहां तक। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। कह रहा है कि एसिटिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे आ जाओ। कहता है कि सिमिलरली, ये वाला लाइन पढ़ो, जनरल फार्मूला दिस बट नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रेमनोज, ये मॉलिक्यूल तुमको याद रखना है। क्या बोला है? रेमनोज। रेमनोज के बारे में देखो, रेमनोज, ये फार्मूला याद रखना, पूछेगा तुमसे। ये फार्मूला याद रखना है। रेमनोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है। पढ़ो, इज ए कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। इसके आधार पर कहा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शन हैव शोन दैट द कंटेन ए स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप। बहुत सारा रिएक्शन कराने के बाद ये देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट वही होता है जिसके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को क्या कहेंगे? यहां देखो, contain a specific functional group. Chemically, the carbohydrate may be defined as optically active
मतलब पहला क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये इसका पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है इसमें, दूसरा शर्त क्या है देखो, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तुम लोग जानते होंगे किसे कहते हैं, एक कार्बन लो उसे चारों ग्रुप अलग अलग ले लो, ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है बताओ, पॉलीहाइड्रोक्सी जानते हो क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप हो। और तीसरा कहता है अल्डिहाइड, मतलब उसके पास अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होना चाहिए। मतलब ये इतना बात ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट वही होगा जिसके पास ये तीन कंसेप्ट होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, अल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो तुम नोट बना करके सबसे पहले नोट में सबसे पहला पॉइंट डालोगे कार्बोहाइड्रेट, फिर यहाँ पे लिखोगे कंडीशन। कंडीशन क्या कंडीशन होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए। ये तीन चीज उसमें होना बहुत जरूरी है। इसको लिख लोगे, आगे बढ़ना है। क्लियर है, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है और कीटोन, या तो उसके पास कीटोन होना चाहिए, मतलब अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। कह रहा और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस, मान लो कोई कंपाउंड है उसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है या उसके पास अल्डिहाइड और कीटोन नहीं, लेकिन जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो इस तरह का कंपाउंड अगर देता है तो उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, सम ऑफ देम कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, आर कॉल्ड सुगर, मतलब जो टेस्ट में स्वीट होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सुगर। द मोस्ट कॉमन सुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम एज सुक्रोज, जो सबसे अच्छा शुगर हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, बहुत जरूरी है, लिख लेना इसको। वेयर एज द सुगर प्रेजेंट, अब यहाँ आ जाना अगले पेज पे, अगला पेज कर रहा है कि जो शुगर मिल्क में पाया जाता है उसको लैक्टोज कहते हैं, मतलब दो तरह का शुगर होता है। कौन कौन, एक शुगर जो हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सुक्रोज, क्या बोलेंगे, सुक्रोज। और एक ऐसा शुगर जो मिल्क में मिलता है उसको क्या बोलेंगे, लैक्टोज। ये दोनों बात अलग अलग याद रखना होगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कहेगा बताइए जो शुगर मिल्क में मिलता है उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा लैक्टोज। जो शुगर हम लोग कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है, सेकेराइड्स होता है। ग्रीक में इसका नाम दिया हुआ है, सेकेराइड सेक्रॉन से बना है जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुमको इतना याद रखना है कि शुगर दो तरह का होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis। behavior on hydrolysis मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड करना चाहते हैं तो किसके आधार पे, हाइड्रोलिसिस के आधार पे। हाइड्रोलिसिस मतलब एक कार्बोहाइड्रेट लेंगे उसको वाटर में डालेंगे, वाटर में वो जैसा बिहेवियर शो करेगा उसके आधार पे उसके टाइप्स को बांट देंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा मोनोसेकेराइड्स। बहुत अच्छा एग्जांपल, मोनोसेकेराइड किसे कहेंगे, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको वाटर में डालो और वो फर्दर किसी और कंपोनेंट में न टूटे। देखो लिखा है a carbohydrate that cannot be hydrolyzed by further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde, मतलब उसको वाटर में डालिएगा तो और सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेगा, वही ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाएगा। और कीटोन is called a monosaccharide, about 20 monosaccharide has known to occur in nature। नेचर में कितने मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं, 20। some common examples are कोच, फ्रुक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। अब जानते हो यहीं से क्वेश्चन डालेगा, राइबोज इज ए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो क्या हो जाएगा राइबोज
राइबोज मोनोसेकेराइड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो दूसरा आता है ओलिगोसेकेराइड। ये क्या होता है? अगर तुमको ओलिगोसेकेराइड समझना है तो सबसे पहले तुमको समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेकेराइड का बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो जैसे मान लो एक तुम कार्बोहाइड्रेट लो, उसको तुम वाटर में डिसॉल्व करो, और अगर वो 2 से लेके 10 तक के इंडिविजुअल कंपोनेंट में टूटता है तो उसी को हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। देखो क्या लिखा है, करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis are called oligosaccharide. They are further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide. ये सब उसके इंटरनल पार्ट्स है ना। डाइसेकेराइड मतलब 2 पार्ट में टूटे, ट्राइसेकेराइड 3 में, टेट्रासेकेराइड 4 में, ऐसे टूटते जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सुनो, 1 molecule of sucrose on hydrolyze की 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुक्रोज होता है, जो शुगर हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, उसको सुक्रोज कहते हैं। उसको वाटर में डालो, वो 2 चीज में टूटता है, किसमें ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। वेयर एज माल्टोज गिव 2 molecule only of glucose। मतलब अगर माल्टोज को तुम डालते हो वाटर में तो केवल 2 ग्लूकोज में टूटता है। ये बात तुम ओलिगोसेकेराइड में याद रखना। चलो तीसरा टॉपिक आते हैं, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो अगर हम लोग डालते वाटर में उसको तो ढेर सारा मोनोसेकेराइड दे देगा। देखो लिखा है, कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल पढ़ लो, सबसे अच्छा एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब इसके एग्जांपल है एक्सेट्रा। पॉलीसेकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेकेराइड स्वीट में टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है खास करके मेडिकल में। Hence they are also called non-sugar, non-sugar, non-sugar। क्वेश्चन पूछा है नॉन सुगर किसे कहेंगे? जो स्वीट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल लिया। मोनोसेकेराइड देखो, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ से आगे बढ़ गए, हेडिंग डाल दिया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड जिसको वाटर में डालो और वो फर्दर नहीं टूटेगा। मोनोसेकेराइड को कार्बन के आधार पे अलग अलग पार्ट में बांट दिया, लेकिन उसके पहले या तो उस जो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है या तो उसमें अल्डिहाइड होगा या तो उसमें कीटोन होगा। कहता है मोनोसेकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। 2 चीजों में बांटेगा, एक कार्बन का नंबर कितना है और उसमें अल्डिहाइड है कि कीटोन है। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो उसके पास 3 कार्बन है तो ट्राइयूज, और एल्डो ट्राइयूज, कीटो ट्राइयूज। 4 है तो टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सोज। यही एग्जाम्पल है तुमको, हम लोगों को यही एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ना है। एग्जाम्पल क्या है? हेक्सोज का देखो, हेक्सोज, इसका 2 एग्जाम्पल है। एक है एल्डो हेक्सोज जिसको हम लोग ग्लूकोज कहेंगे, दूसरा तुम्हारे पास है कीटो हेक्सोज जिसको हम लोग फ्रुक्टोज कहेंगे, फ्रुक्टोज कहेंगे। ये दोनों तुमको समझना होगा, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। कहता है ग्लूकोज। अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H6 ना। ये देखो ग्लूकोज, कहता है ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। मतलब ये फ्री भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज को अगर वाटर में डिजोल्व करो ग्लूकोज देने लगता है। और ग्लूकोज इंडिपेंडेंट भी मिलता है, जरूरी नहीं को किसी से जुड़ा हुआ हो। आगे चलते हैं। सबसे पहले कहता है कि ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो सुक्रोज से बनाइए, जिसको केन शुगर कहते हैं। क्या बोलेंगे? केन शुगर। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा सुक्रोज है, हाइड्रोलाइज कराओगे तो ग्लूकोज देगा और फ्रुक्टोज देगा, यहाँ से ग्लूकोज बन जाएगा तुम्हारा। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसलिए चांस नहीं कि इसको पूछे। पूछने का अगर होगा तो यहाँ से पूछ सकता है, देखो फ्रॉम स्टार्च से, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्च से कैसे बनाएंगे।
स्टार्च के फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला, स्टार्च और सेल्यूलोज, वाटर ऐड करोगे H प्लस डालने पे ये n टाइम्स ऑफ ग्लूकोज में टूट जाएगा, n टाइम्स ऑफ ग्लूकोज। अगर स्टार्च में n मोल है तो वो n ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है। चलो अब काम शुरू होता है कंसेप्ट का। यहां से यहां तक अगर तुम देखोगे तो खाली तुमको थियरी नजर आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे आके रुक रहे हैं, तुम यहाँ एकदम शुरू आ जाओ, यहाँ से देखो, ये सब केवल डेफिनेशन है। डेफिनेशन से आगे बढ़े, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसको डिवाइड किसके आधार पे किया गया है, तो कितने पार्ट में टूटेगा। अब मोनोसेकेराइड पे आ गए, एक पार्ट में जो नहीं टूट रहा था फर्दर, वो मोनोसेकेराइड को कार्बन के नंबर पे बांट दिया, उसमें हम लोग सीधे आ गए ग्लूकोज पर। क्यों आ गए, यही एक स्ट्रक्चर ही पढ़ना है तुमको। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहीं से शुरू होगा कहानी। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पहले बताओ ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, तो देखो कार्बन होता है 6, C6H12O6, यही फॉर्मूला है इसका। अब इस फॉर्मूला के अनुसार इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, CHO, ये एल्डिहाइड हो गया, फिर तुम ऐसे बॉन्ड बनाओगे CHOH होल 4, फिर यहाँ लिखोगे CH2OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब कहता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, इसका स्ट्रक्चर तुमको समझाएंगे। पहले ये सब रिएक्शन थोड़ा इसका देख लो। कह रहा है कि पहला, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी दिस, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो बार आ चुका है, प्लीज इसको लिख लेना, ये रिएक्शन को लिख लेना। ये वाला रिएक्शन क्या रिएक्शन है कि अगर ग्लूकोज में HI डाल के हीट करोगे नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, HI डाल के हीट करोगे क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NH2OH, देखो इसको ऑक्साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइन, यहाँ लिखेंगे ऑक्साइन, ये देखो ये ऑक्साइन है। कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड OH, CHOH होल 4, CH2OH, इसका रिएक्शन करा रहे हैं NH2OH से, ये H2O यहाँ से बाहर हो जाता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, OH लग जाएगा, OH लगने के कारण इसको बोलेंगे ऑक्साइड, ठीक है। सेम यही रिएक्शन अल्डिहाइड में अगर HCl डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ सीख लो। नीचे का पार्ट, इतना पार्ट हटाओ, खाली अल्डिहाइड पे ध्यान देना, ये अल्डिहाइड है, नीचे का पार्ट ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा है इस पे HCl को डाल दीजिए, बताओ HCl कैसे टूटेगा, H प्लस CN माइनस, H आके यहाँ जुड़ जाएगा, CN यहाँ जुड़ जाएगा, C से लग जाएगा OH, CN, H, बाकी ग्रुप, एक कार्बन से इतना सारा ग्रुप लगने की वजह से इसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन, पूछेगा तुमसे साइनोहाइड्रीन मतलब एक OH लगा है, एक CN लगा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं ग्लूकोज का अगला एग्जांपल देखने। कहता है कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन Br2 और वाटर से कराइएगा तो CHO ग्रुप एसिड में चेंज हो जाएगा और इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, फॉर्मूला लिख लेना। जब ग्लूकोज का रिएक्शन Br2 और वाटर से कराएंगे ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, इतने रिएक्शन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ये सब परफेक्ट और कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। ये वाला एक टर्म्स देख लेना, यहाँ कहता है कि द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट, यहीं से शुरू है, कराया द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप। कैसे जानेंगे कौन सा OH ग्रुप कहां पर लगा हुआ है, बहुत सिंपल। तुमको अगर ये बात समझना है तो सबसे पहले एक लाइन खींच लो, लाइन में सबसे ऊपर यहाँ अल्डिहाइड लिख लो, उसके बाद 4 लाइन बना लो। पहला OH ऑलवेज राइट साइड लिखो, ये देखो राइट साइड लिखे हैं, दूसरा लेफ्ट साइड, फिर दूसरा लेफ्ट साइड लिखो, फिर तीसरा और चौथा दोनों राइट साइड लिखो, ये हो गया। इसको लिखेंगे CH2OH, ये है तुम्हारा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। तुम देखोगे इसी स्ट्रक्चर को दोनों जगह एक्सप्लेन किया है और कोई मतलब नहीं है, बस अंतर क्या है, CHO की जगह यहाँ एसिड कर दिया, नाम ग्लूकोनिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। पर दोनों जगह एसिड लगा दिए तो क्या हो जाएगा,
देख लो यहाँ सैकरेटिक एसिड लिखेंगे इसको, तो ये एसिड का फॉर्मूला याद रखना होगा। मेनली अभी तुमको इस फॉर्म में आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। डी प्लस क्या होता है, ये वाला बात समझना। हम यहाँ पे डी प्लस के बारे में समझाना चाहते हैं। देखो होता क्या है, अच्छा ये कैसे जानेंगे डी प्लस और एल प्लस, ये देखो इसका नाम है ग्लिसरल डिहाइड। देखो ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन चारों ग्रुप अलग अलग। तो अगर ये कायरल कार्बन है तो ये पीपीएल को मतलब प्लेन पोलराइज लाइन को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर क्लॉक में करेगा तो प्लस, एंटी क्लॉक में करेगा तो माइनस। दूसरा खासियत क्या है यहाँ पे, दूसरा खासियत है कि अगर मान लो तुम इतने पोर्शन में एक बॉक्स बनाओगे तो देखोगे कि जो OH है वो राइट साइड है। अगर राइट साइड होता है तो डी बोलते हैं, अगर ये लेफ्ट साइड होता है तो इसको एल बोलते हैं। मतलब डी और एल नाम रखा गया है इसके राइट और लेफ्ट साइड होने की वजह से। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये तुम्हारा ग्लूकोज के ठीक नीचे यहाँ एक बॉक्स बना दो, राइट साइड है तो नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं रोटेट कर रहा है, नाम हो जाएगा प्लस। इसीलिए यहाँ पे लिखता है एक लाइन कि ग्लूकोज इज करेक्टली नेम है डी प्लस ग्लूकोज। डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। इट शुड बी रिमेंबर दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिव। मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, इसका इस डी एल से कोई लेना देना नहीं है। डी केवल नीचे के ग्रुप राइट साइड है कि लेफ्ट साइड इसी को बताता है। इसको रिलेटिव नोमेनक्लेचर कहते हैं। ग्लिसरल डिहाइड के आधार पर इसका स्ट्रक्चर आया था। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इट हैज द लोएस्ट, ये सब केवल कोई बात नहीं, ग्लिसरल डिहाइड लिखा हुआ है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का क्यों जरूरत पड़ा, तो देखो अगर ग्लूकोज है तो अल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो अब यहाँ पे तुम समझोगे कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ा, तो सुनो अगर ग्लूकोज है तो वो सिप्स बेस का टेस्ट देना चाहिए, हर ग्लूकोज देता है। लेकिन ग्लूकोज में अल्डिहाइड है ना, ग्लूकोज में क्या है अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड है तो सिप्स बेस का टेस्ट देना चाहिए। सिप्स बेस क्या होता है, डबल बॉन्ड इन और यहाँ पे लगा होता है आर, इसी को कहते हैं सिप्स बेस। तो अगर ये अल्डिहाइड है तो सिप्स बेस टेस्ट देगा, लेकिन ग्लूकोज सिप्स बेस टेस्ट को नहीं देता है। पूछेगा कि बताइए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा टेस्ट नहीं देता, सिप्स बेस। दूसरा डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स विद NaHCO3, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट the pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine indicating the absence of free CHO group। कह रहा है कि ये सब जो रिएक्शन नहीं हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इसके पास CHO ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इंगेज है, वो फ्री नहीं है। क्योंकि अगर वो फ्री होता तो ये सब रिएक्शन के साथ वो रिएक्ट शो करता, मतलब ये सब रिएक्शन को शो करता। तब कहा गया और थोड़ा सा एक्सप्लेन को आगे बढ़ाया गया कि ये सब टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। तो ग्लूकोज पे और रिसर्च हुआ तो देखा गया कि ग्लूकोज 2 क्रिस्टल फॉर्म बना रहा है। कितना क्रिस्टल फॉर्म, 2 क्रिस्टल फॉर्म। एक क्रिस्टल फॉर्म जो है उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम पड़ा, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन था। कह ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form melting point this is obtained by crystalline। मतलब ग्लूकोज के दो फॉर्म होंगे, एक का नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरे का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। यही दो फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। क्यों होते हैं अभी समझाएंगे। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का पता कहां से चला,
इसके मेल्टिंग पॉइंट से देखा गया कि ग्लूकोज दो दो क्रिस्टल फॉर्म बना रहा है, जबकि ग्लूकोज तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक इसको बनाना चाहिए स्ट्रक्चर, एक मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फिर दो मेल्टिंग पॉइंट आना इस बात का प्रूफ था कि निश्चित तौर पे ग्लूकोज अलग अलग फॉर्म में रहता है। अब वो फॉर्म कहां से आया वो देखो, थोड़ा सा यहाँ समझाएंगे इस स्ट्रक्चर को, कैसे समझाएंगे देखो। सबसे पहले तुम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो कॉपी पे, ऐसे बना लो। यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड O H, यहाँ लिखा है OH, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH और CH2OH H, ऐसे लिख दिए। अब है क्या यहां समझना, जो ये कार्बन है, ये देखो जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को जरा ध्यान, सॉरी ऑक्सीजन को जरा ध्यान से देखो, इसको तोड़ो, ये माइनस और प्लस में टूटेगा। इसमें किसमें टूटेगा, माइनस और प्लस में। क्यों इसी को तोड़े, इन सबको क्यों नहीं अभी बताएंगे। बताओ जो H प्लस है वो जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। इस प्लस पे ये ऑक्सीजन माइनस जाके अटैक कर देगा। इसी का फाइनल स्ट्रक्चर कार्बन OH, ये वाला H, फिर बॉन्ड यहाँ पे OH, OH फिर यहाँ पे, यहाँ OH H CH2OH, ये जो ऑक्सीजन था इसको ला करके यहाँ बॉन्ड बना दिए। कैसे किए, H ला के यहाँ जोड़ दिए, O को ला करके यहाँ अटैक करा दिए, ये वाला कंडीशन आ गया। देख लो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसी चीज को ये एक्सप्लेन किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। तो अगर sp2 कार्बन है और उस पे ला के तुम किसी ग्रुप का अटैक करा रहे हो, तो ये sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो अगर कोई ग्रुप आके अटैक करेगा तो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। इसीलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी दो बन रहा है, क्या क्या, एक तो है O माइनस जब अटैक किया तो ये वाला जो CO है या तो ये राइट साइड आ जाए, या तो ये जो CO अटैक करने के बाद ये वाला लेफ्ट साइड चला जाए। ध्यान से देखो केवल इसी दोनों में अंतर दिखाई देगा तुमको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक नंबर कार्बन का OH एक बार लेफ्ट और एक बार राइट हो सकता है। इसी के आधार पे इसको अल्फा और बीटा ग्रुप में बांटा गया। डी ग्लूकोज दोनों जगह कॉमन है, लेकिन इसको कहा गया अल्फा डी ग्लूकोज, इसको कहा गया बीटा डी ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखो अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है, सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, कार्बन गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना हुआ है यहाँ पे, 5 कार्बन। और एक ये देखो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन लेके टोटल कितना मेंबर का रिंग बनेगा, 6 मेंबर का। हम क्या करते हैं ऑक्सीजन ले लिए और बाकी के 5 कार्बन ले लिए, तो 6 का मेंबर का एक रिंग बन गया। ये रिंग ऐसे हॉरिजेंटल है ऐसे, तो इसमें जितने ग्रुप्स लगे होंगे ये सारे ग्रुप्स वर्टिकल हो जाएंगे। तो हम एक वर्टिकल यहाँ बना लेते हैं, यहाँ हर जगह देखो वर्टिकल ग्रुप बना लिए। अब तुम बताओ जब ये अटैक किया है उस समय तुमको इस OH को जरा ध्यान से देखना है। कहोगे सर राइट साइड है, तो तुमको यहाँ पे एक बॉक्स बना के ये बात समझना है कि अगर OH ग्रुप राइट साइड होगा तो लो लिखेंगे, लो मतलब नीचे लिखेंगे, और अगर लेफ्ट साइड होगा तो अप लिखेंगे, अप मतलब ऊपर लिखेंगे। जैसे ये वाला OH राइट साइड है, अब नीचे लिख दिए, ये वाला OH राइट साइड है, नीचे लिख दिए, ये वाला OH लेफ्ट साइड है, ऊपर लिख दिए, फिर ये वाला OH राइट साइड है, नीचे लिख दिए, और उसके बाद CH2OH। ये देखो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनके आ गया। जरा देखना हम क्या बोल रहे हैं,
यही वाला स्ट्रक्चर तुम देखोगे, तुमको यहाँ दिखाई देगा। देखो, ये देखो आ गया OH, OH राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड है यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे राइट साइड नीचे CH2OH। ये तुम्हारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब कहता है कि अगर दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखा जाए, दूसरा देखो कहाँ पे है, दूसरा ये वाला, इसमें OH अगर देखोगे तो था यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड। अगर इसी तरह से तुम देखोगे इसके आधार पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है अगर लेफ्ट साइड है तो ये तुम्हारा ऊपर में है, लेफ्ट साइड है देखो यहाँ ऊपर में है CH2OH। क्लियर हो गया? तो एक नाम पड़ गया अल्फा डी ग्लूकोज, एक नाम पड़ गया बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में एक और अंतर है। क्या? यहाँ पे एक और अंतर है। क्या अंतर? ये है कि इसका शुरुआत जो हम पहला कार्बन लिखे हैं, देखो यहाँ ऊपर से लिखे हैं, यहाँ पे पहला OH नीचे से लिखे हैं, ये दोनों में अंतर है। लेकिन अंतर अगर देखोगे तो केवल इसी पोजीशन पे दिखाई देगा, केवल इसी पोजीशन पर, और कहीं दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अगर केवल एक कार्बन पर ये फ्लिपिंग की वजह, फ्लिपिंग मतलब इसका OH नीचे इसका OH ऊपर की वजह से इसका प्रॉपर्टी बदल रहा है, इसलिए इसके C1 कार्बन को एनोमरिक कार्बन कहते हैं, एनोमरिक कार्बन। ठीक है? और इस घटना को एनोमर्स कहते हैं। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे का एनोमर्स है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है सच आइसोमर, आइसोमर है ये, कह रहा है दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। द 6-member cyclic structure of glucose is called पायरानोज स्ट्रक्चर। देखो पायरानोज क्यों कहता है, तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर पायरान का है। ये किसका है? पायरान का। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन लेकर के 6। यहां भी रिंग गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6। यही कारण है कि अल्फा डी ग्लूकोज को पायरानोज कहा जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं फ्रुक्टोज पर। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे, एनोमर्स देखे, अल्फा बीटा देखे, डी ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ देखे। अब हम लोग शुरू करते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज देखो मोनोसेकेराइड का सेकेंड सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसमें एक खासियत है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में अल्डिहाइड नहीं होता, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कीटोन होता है। तो अगर तुमको फ्रुक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसे याद रखोगे? लाइन खींचोगे, सबसे पहले इस बार 3 लाइन बनाओगे, 1 2 3, यहाँ पे लिखोगे C डबल बॉन्ड O, ऊपर में CH2OH, ये लो तुम्हारा कीटोन बन गया। अब पहला OH ग्लूकोज में राइट साइड लिखे थे, यहाँ पे लेफ्ट से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट वाले के जगह पे कीटोन आ चुका है। अब बाकी के ये दोनों OH यहाँ लिख लेंगे, H, फिर नीचे लिखेंगे CH2OH। देखोगे बॉक्स बना करके तो दिखाई देगा ये वाला राइट साइड है, तो राइट साइड होने के कारण इसका नाम हो जाएगा डी, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्यों अल्फा डी फ्रक्टोज बोल रहे हैं? अल्फा क्यों? फिर ये O आकर के अटैक करेगा, एक बार OH राइट साइड और एक बार OH लेफ्ट साइड। ये स्ट्रक्चर में रिंग कितने कार्बन का बनेगा? वो रिंग देख लो। पहला बनेगा एक ये वाला कार्बन, 2 3 4, ऑक्सीजन लेके 5, और ऑक्सीजन लेके 5 कार्बन का रिंग बनने के कारण ये फ्यूरान की तरह दिखता है, इसलिए इसको फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 5 कार्बन है, तुम सॉरी 5 मेंबर है, तुम पहले 5 मेंबर बना लो ऑक्सीजन लेकर के, 5 मेंबर बना लिए। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच लो, हम अल्फा वाला बना रहे हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज। अब तुम बताओ पहला का OH किधर है? राइट साइड, को नीचे लिख दीजिए, तो CH2OH ऊपर लिखिए। दूसरा का लेफ्ट साइड ऊपर लिखिए, तीसरा का राइट साइड
राइट साइड नीचे लिखिए। चौथे में अगर आते हैं OH में, तो यहां देखेंगे राइट साइड हो गया नीचे। फिर पांचवे में, पांचवा तो यही है ही, CH2OH। ये वाला ऑलवेज ऊपर लिखते हैं, याद रखना ऑलवेज। ये हो गया तुम्हारा अल्फा डी फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, देख लो यही वाला लिखा हुआ है CH2OH। बीटा वाले में क्या होगा, बस इसका पोजीशन यहाँ देख लो बदल जाएगा। कहोगे सर ये तो C2 कार्बन पे चेंज कर रहा है, क्या इसका C2 कार्बन एनोमर्स होगा? बिल्कुल, C2 कार्बन फ्रुक्टोज का एनोमर्स होता है, जबकि ग्लूकोज का C1 कार्बन एनोमर्स होता है, याद रखना। यह आ गया तुम्हारा फ्रुक्टोज। अब आते हैं डाइसैकेराइड, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइसैकेराइड क्या है समझो, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड। सबसे पहले ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसको वाटर में डालो तो दो मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन कौन सा है इसका, तो देखो पहला ही एग्जांपल तुम्हारा सुक्रोज मिल गया। ये देखो सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस कराओ, एक ग्लूकोज में एक फ्रुक्टोज में टूट जाता है। क्लियर है? अब डी प्लस ग्लूकोज, डी माइनस फ्रुक्टोज, इन दोनों को अगर तुम लिख लो एक साथ, और इन दोनों को अगर लिखोगे एक साथ तो यही स्ट्रक्चर आएगा। कहोगे सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH होगा। यहाँ पे क्या था तुम याद करो, OH था, यहाँ CH2OH था। अब इन दोनों के बीच में H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलके लिंक बना लेंगे। यही जब अगर अलग अलग टूटेंगे तो दोनों अलग अलग, यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ OH। क्लियर हो गया? अब ये जिस जगह पे आकर के जुड़े हुए हैं उस जगह का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पूछता है इस लिंकेज का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सुक्रोज का फॉर्म, sucrose is a dextrorotative but after hydrolysis give dextrorotative glucose and levorotative fructose। डेक्स्ट्रो लिवो क्या होता है, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज, लेवोरोटेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो सिंस द लिवोरोटेटरी ऑफ फ्रुक्टोज इज 92.4 डिग्री, याद रखना फ्रुक्टोज कितना डिग्री रोटेट करता है, 92.4। आइसोमेरिज्म में यही से क्वेश्चन दे दिया, बच्चा बोला सर एंगल ऑफ रोटेशन तो पढ़ना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में डाटा दिया था उठा लिया। अब यहीं पे देखो एक और बात करा, डिस्टोरोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का डी फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव को कितना डिग्री रोटेट करता है, +52.5 डिग्री, जबकि फ्रुक्टोज कितना डिग्री करता है, -94.4 डिग्री। ये दोनों एंगल याद रखना। उसके बाद आएंगे माल्टोज, कहता है माल्टोज कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, अल्फा डी ग्लूकोज ले आइए, अल्फा डी ग्लूकोज ले आइए, दोनों के स्ट्रक्चर पे C1 कार्बन C4 कार्बन के बीच में जोड़ दीजिए, आपका माल्टोज बन जाएगा। जुड़ेगा कैसे, जुड़ेगा तो यहाँ भी OH आ जाएगा, देखो यहाँ भी OH आ जाएगा, यहाँ भी OH आ जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकालोगे, जुड़ के प्रोडक्ट बना लेगा। बहुत सिंपल, आगे बढ़ी। लैक्टोज, बहुत अच्छा, लैक्टोज किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले तुम अल्फा डी ग्लैक्टोज ले लो, सॉरी बीटा डी ग्लैक्टोज ले लो और बीटा डी ग्लूकोज ले लो। कहो सर बीटा डी किसको बोलेंगे, याद करो C1 कार्बन पे चेंज हो जाता था, नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ग्लैक्टोज क्या है, तो ग्लूकोज ही ग्लैक्टोज है, बीटा है, यहां भी बीटा है, OH दोनों का ऊपर रहेगा। बस ग्लैक्टोज कब कहेंगे, जब इसके C4 नंबर पर OH का जो क्लिपिंग है चेंज कर जाए। यहां ध्यान से देखोगे, इसका जो C4 नंबर है नीचे OH ऊपर H मिलेगा इसका, और इसका जो C4 है इसके जस्ट अपोजिट मिलेगा। अगर ये बदल दिए नाम लैक्टोज हो जाएगा, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड जिसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ढेर सारा मोनोसेकेराइड देगा। पॉलीसेकेराइड का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन होता है, एमाइलोज। पॉलीसेकेराइड में पूछता है कि स्टार्च, स्टार्च दो फॉर्म में मिलेगा, एमाइलोज में, एमाइलोपेक्टिन में, याद रखना कौन कौन, एमाइलोज में और एमाइलोपेक्टिन में। एमाइलोज में अगर बात करें स्टार्च का तो 15 to 20% होता है, 15 to 20% होता है। सबसे अच्छा बात
एमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, मतलब लीनियर होता है, देखो ऐसे एमाइलोज है। और उससे भी खासियत यहाँ पे देखोगे, हाई कंटेंट फॉन्गेट रूट्स रब्स कहाँ मिलता है, उससे भी एक अच्छा चीज दिखाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होता है। देखो मेन स्टोरेज फिजिकली प्लांट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड सोर्स दिस स्टार्च इज फाउंड इन ग्रेट रूट। कहता है कि पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। देखो एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, याद रखना एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, और एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। देखो एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कितना परसेंट स्टार्च को रखता है, 80 से 85%। एमाइलोपेक्टिन को पहचानेंगे कैसे, उसमें ब्रांच होता है। देखो ये सीधा जा रहा है, एक दूसरे से लिंक किया, दूसरा तीसरे से, एक ही लिंक पे आगे बढ़ते जाएगा। यही जब तुम एमाइलोपेक्टिन देखोगे तो सीधा तो जाएगा, लेकिन जो इसका CH2 मॉलिक्यूल है वो आकर के इस जगह पे फर्दर जुड़ जाएगा। ये जो लिंक बनाया इसकी वजह से ब्रांच आया, इसी का नाम होगा एमाइलोपेक्टिन। आगे बढ़ जाओ। सेलुलोज, ये भी पॉलीसेकेराइड का सबसे अच्छा एग्जांपल है। कहता है इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। कहता है कि प्लांट से मिलेगा, इसका सोर्स वगैरह, ये उतना क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं। आ जाओ इंटेक्स का, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, 3 क्वेश्चन है, तीनों बना लेना। कहता है ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन। कहता है कि हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ग्लूकोज सॉल्युबल होता है। अरे ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्यों नहीं सॉल्युबल होगा बताओ। एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। करा लैक्टोज को अगर हम लोग, क्या प्रोडक्ट मिलेगा अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे। याद करो लैक्टोज 2 चीजों से मिलकर बना है, किसको किसको, यहाँ पे लैक्टोज को देखोगे तो एक मिला है ग्लैक्टोज, आ जाओ यहाँ पे, एक बना है ग्लैक्टोज और एक बना है ग्लूकोज। ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों बीटा डी, तो हम बोलेंगे क्या, बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी ग्लैक्टोज मिलेगा। अगर आप लैक्टोज को वाटर में सॉल्युबल करते हैं तब। ये लो आ गया यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। कहता है हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। करा डी ग्लूकोज में अल्डिहाइड का अब्सेंस कैसे दिखाएंगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा, सिप्स बेस का टेस्ट नहीं देगा, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अल्डिहाइड ग्रुप के अब्सेंस को दिखाता है, और यही कारण है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। देखो बाबू एक टॉपिक तो तुम्हारा हो गया रिवाइज, जिस टॉपिक का नाम था कार्बोहाइड्रेट ना। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर एक साथ, इतना नहीं, अब तुमको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे जितना चीज उसको समझाए हैं एक बार पूरा कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ लोगे। उम्मीद करते हैं अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिए फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी कोई डाउट होगा तो तुम हमसे चाहो तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो था कार्बोहाइड्रेट अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन सेकेंड लेक्चर, थोड़ा सा ये छोटा है फिर भी एक लेक्चर में इसको लेंगे। फिर विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों पर डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, उसके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेगा उसको हम लोग अलग से नोट्स करेंगे, उसको याद करेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते रहो, और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे कम्युनिकेशन में रहो। एग्जाम का तैयारी समझ लो एक, मतलब कैरियर के साथ साथ एक लड़ाई, हारना और जीतना अलग बात है, पहले तो लड़ना। बहुत बच्चा मेडिकल और आईआईटी का डर से तैयारी नहीं करता है, बहुत बच्चा। तुम तैयारी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा सब तुम मत सोचो, तुम बस पढ़ो। चलो थैंक यू।